हम लोग कल हर्षवर्धन का प्रशासन पढ़ रहे थे। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हर्षवर्धन का प्रशासन। हर्षवर्धन का प्रशासन। और मैंने कल कहा था कि हर्षवर्धन एक कुशल संगठनकर्ता तो नहीं था, लेकिन एक कुशल प्रशासक जरूर था, क्योंकि वह बहुत ही उदार था और दूरदर्शी शासक था। क्या था? उदार और दूरदर्शी शासक था। उस समय का जो प्रशासन का जो स्वरूप था वह गुप्त प्रशासन की तरह ही था। किस प्रशासन की तरह था? गुप्त प्रशासन की ही तरह था। लेकिन वो जो फेस है वहां पर आप कह सकते हैं कि सामंतवाद अब हावी हो रहा था। ये सामंतवाद अब ये हावी हो रहा था प्रशासन पर, और विकेंद्रीकृत प्रशासन था। मतलब प्रशासन केंद्रीकृत नहीं था, मौर्यों की तरह विकेंद्रीकृत प्रशासन था। ये सब कल हम शायद आपको बताए थे हर्षवर्धन के बारे में। देखिए, हर्षवर्धन जो राजा बना है वो 7वीं सदी का राजा है। कब का राजा है? 7वीं सदी का राजा है। इस 7वीं सदी बहुत ही इंपॉर्टेंट सदी है भारतीय इतिहास में। 7वीं सदी बहुत ही इंपॉर्टेंट सदी है। कैसे सदी है? तो ये एक तरह से संक्रमण काल है। ये एक तरह से संक्रमण काल है। किस चीज का संक्रमण काल है? तो प्राचीन भारत में से ट्रांसफर हो रहा है मध्यकालीन भारत में। 7वीं सदी में ही भारत का जो ट्रांसफर हो रहा है, जो ट्रांजिशन फेज है, मतलब अब भारत जो है इंटर कर रहा है एंशिएंट इंडिया से लेके मध्यकालीन भारत में। मतलब ये एक तरह से संक्रमण काल है। यहां पर विकेंद्रीकृत प्रशासन है। हर्ष के सामने एक बहुत बड़ा, इस आप कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उत्तरदायित्व था। इस समय उत्तरदायित्व था कि एक केंद्रीकृत प्रशासन का ढांचा, केंद्रीकृत प्रशासन को बनाए रखना, एक केंद्रीकृत प्रशासन को बनाए रखना। यह उसका अधिकार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब जो है प्रशासन, जो सामंतवाद जो शुरू हुआ वो हर्ष तक आते आते काफी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। और हर्ष से यह बहुत उम्मीद था कि हर्ष जो है एक केंद्रीकृत प्रशासन को कम से कम निर्माण करे और बनाए रखे, जो बहुत ही, इसमें हर्षवर्धन कितना सफल रहा यह तो इतिहासकारों का प्रिय विषय रहा है। लेकिन जो एक दो बात मैं यहां पर क्लियर करना चाह रहा हूं कि जो सामंतवाद है ये शुरू कब से हुआ? ये सातवाहन काल में शुरू हुआ। सातवाहन काल में ये शुरू हुआ, और सातवाहन काल में भी देखने को मिलता है, कुषाण काल में भी देखने को मिलता है। ये सब मैं बता चुका हूं। गुप्त काल में भी देखने को मिलता है। सामंतवाद क्या है ये सब सातवाहन काल में पढ़ाए थे, कुषाण काल में बताए थे, और गुप्त काल में भी। तो गुप्त काल तक जो है, जो भूमि जो दान मिलता था, वह किनको दिया जाता था? मंदिर को दिया जाता था या पुजारी को दिया जाता था? मंदिर या पुजारी को दिया जाता था गुप्त काल पर। लेकिन हर्षवर्धन ने क्या किया? अब भूमि जो है वेतन के बदले, अब जो है पहले वेतन राजकीय अधिकारी को धन के रूप में मिलता था। ठीक, वेतन कैसे मिलता था? राजकीय अधिकारियों को धन के रूप में। लेकिन हर्षवर्धन ने क्या किया? राजकीय अधिकारी और जो मंत्री होते थे उनको वेतन जो है अब जो है भूमि के रूप में दिया जाने लगा। भूमि के रूप में दिया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि विकेंद्रीकृत प्रशासन का जो ढांचा तैयार हो गया। सामंतवाद इस समय काफी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। देखिए, प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत में ट्रांसफर क्यों हो रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिए। मैंने ऐसा क्यों कहा?
प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत में जो संक्रमण हो रहा है, देखिए पहला चीज कि पूरे प्राचीन भारत में कहीं ना कहीं वर्ग था, वर्ग इंपॉर्टेंट था, लेकिन 7वीं सदी तक आते आते वर्ग जो है जाति के रूप में अब बदलने लगा। वर्ग क्या हुआ, जाति के रूप में चला गया। अब ये काफी रूढ़ हो गया। अब मतलब मध्यकालीन भारत तक आते आते 7वीं सदी तक आते आते ये अब रूढ़ हो जाएगा। अब वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग समाप्त हो जाएगा और जाति उसका स्थान ले लेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि व्यापार, इसका स्थानीयकरण हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्थानीयकरण हो जाएगा। और केंद्रीकृत प्रशासन के अभाव में, केंद्रीकृत प्रशासन के अभाव में भारत में क्या होगा, सामंती वातावरण की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। सामंती वातावरण की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। इस सामंती वातावरण की पृष्ठभूमि जो है ये अब जो है काफी, आप कह सकते हैं कि हर्ष के बाद बहुत तेजी से बढ़ा, और ये आप मान सकते हैं कि तुर्क आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण के आने के बाद ही यह भारत में समाप्त होगा। तो ये इसलिए इसको जो है ट्रांजिशन का फेज कहा जाता है। जो प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत में जो ट्रांसफर हो रहा है, इस 7वीं सदी में ये सब चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है ना। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए प्रशासन सामंती कैसे हो गया, ये बहुत जगह दिखाई देता है। प्रशासन सामंती कैसे हो गया, इसका एक हम आपको उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि सामंती बात जो है प्रशासन में कैसे आ गया। राजा तो उपाधि लेता ही है, जैसे परम भट्टारक, परम महेश्वर, परमेश्वर, सकलोतर पथेश्वर, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती, ये सब जो है उपाधि राजा इस समय ग्रहण करता है। तो ये जो उपाधि है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सामंती उपाधि है। कैसा उपाधि है, सामंती उपाधि है। मतलब राजा जो है आप कह सकते हैं कि इसके अंडर में भी कुछ सामंत होंगे, जिनको आप कह सकते हैं कि जो इनके अंडर के सामंत थे, तो ये सब उपाधि राजा इस काल में लेते थे। जैसे वैनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा है, शिलादित्य कहा है। वैनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो प्रशासन में जो उपाधि भी है कहीं ना कहीं सामंती उपाधि हम लोगों को देखने को मिलता है। सबसे बड़ा चीज है कि सैन्य प्रशासन को अगर हम एक सूचना मिलता है सेना के बारे में, इस प्रशासन में सामंत कितना हावी हो गया था, सामंती वातावरण कितना हावी हो गया था, इसको हम समझ सकते हैं सेना के थ्रू, मिलिट्री सेना के संख्या के थ्रू। हमें यह सूचना मिलता है कि हर्षवर्धन की सेना में, हमें यह सूचना मिलता है कि हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख घोड़ा था और 60,000 हाथी था। ये हमें सूचना मिलता है। 1 लाख घोड़ा था हर्षवर्धन की सेना में, 1 लाख घोड़ा था और 60,000 हाथी था। मौर्य जिनका शासन आप एक तरह से कह सकते हैं कि कर्नाटक तक था, अब उधर अफगानिस्तान तक था, भारतद्वीप में बहुत बड़े हिस्से में था, उनके पास भी 30,000 घोड़ा था और 9,000 हाथी था। 9,000 हाथी था। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको आप समझिए कि मौर्यों का जो राजनीतिक मानचित्र पर ज्यादा बड़ा था, फिर भी उनके पास जो स्टैंडिंग आर्मी की संख्या थी वो काफी कम है। 30,000 घोड़ा है और 9,000 हाथी है। लेकिन हर्षवर्धन जिसका सीमा बहुत, आप कह सकते हैं कि उड़ीसा में गंजाम से लेके बल्लभी तक, पूरब में गंजाम उड़ीसा और बल्लभी गुजरात, और कश्मीर भी
को छोड़कर उत्तर भारत में कश्मीर के नीचे से पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है उसको लेके और नर्मदा नदी तक दक्षिण में इतने छोटे क्षेत्र में शासन करता है। उसके पास 1 लाख घोड़ा है और 60,000 हाथी है। तो ये सूचना जो मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये जो हर्षवर्धन की जो सेना है वो सामंती सेना है। क्या ये सही बात है? नहीं, हर्षवर्धन की सेना जो है वो सामंती सेना है। ये जो संख्या है वो सामंतों के पास जो घोड़ा हाथी ये सब मिलाकर ये संख्या हो सकता है। क्या यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। वैसे ह्वेनसांग, हाँ एक चीज है कि अगर स्टैंडिंग आर्मी मतलब अस्थायी सेना की संख्या बढ़ रही है अस्थायी सेना की संख्या बढ़ रही है तो इसका एक अर्थ यह लगाया जा सकता है कि आबादी अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी अस्थायी सेना जैसी जैसी वृद्धि हो रही है इसका अर्थ है कि आबादी भी अब तेजी से बढ़ रही है। ये सब थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है, इसको थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। ठीक, हर्षवर्धन की जो प्रशासन के बारे में सूचना जो हमें मिलता है वह उसके 2 सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है उसका दरबारी कवि वानभट्ट जो हर्षचरित लिखता है और दूसरा है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आप जानते हैं चीनी बौद्ध यात्री है ना। और ये दोनों जो है हर्षवर्धन के समय के प्रामाणिक इतिहासकार आप मान सकते हैं। ठीक, जानकारी इन्होंने दिया है। हम वानभट्ट के बारे में और ह्वेनसांग के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना ही जानिए हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में वानभट्ट हर्षचरित से और ह्वेनसांग के ह्वेनसांग के जो वर्णन है उससे हमें पर्याप्त जानकारी मिलता है। एक चीज बता, यहां पर हर्षवर्धन को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल था। हर्षवर्धन को सलाह देने के लिए कौन था? एक मंत्रिमंडल था। और मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था या सचिव कहा जाता था? मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य या सचिव कहा जाता था। इस समय कुछ हमें अधिकारियों का चर्चा मिलता है, जैसे अवंती जो है युद्ध और शांति का मंत्री था। सिंहनाद हुआ सेनापति। कुंतल अश्वसेना का प्रधान। कुंतल कौन हो गया? अश्वसेना का प्रधान। और स्कंदगुप्त क्या हो गया? ये हो गया हाथी सेना का प्रधान। ये 4 प्रकार के अधिकारी की हमें सूचना मिलता है। अवंती हो गया युद्ध और शांति का मंत्री, सिंहनाद हो गया सेनापति, कुंतल हो गया अश्वसेना का प्रधान और स्कंदगुप्त हो गया हाथी सेना का प्रधान। महाबलाधिकृत ये मुख्य सेनापति हो गया। महाबलाधिकृत ये जो है मुख्य सेनापति हो गया। सेना का मतलब हेड महाबलाधिकृत ही होता था और सिंहनाद जो था सेनापति होता था। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिनी सेना कहता है। क्या कहता है? चतुरंगिनी सेना कहता है। चतुरंगिनी सेना का अर्थ हो गया कि इसमें पैदल सेना, हाथी, घोड़ा और रथ। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिनी सेना कहता है। चतुरंगिनी का अर्थ हो गया पैदल सेना थी, हाथी सेना था, घोड़ा था और रथ था। ये 4 प्रकार की सेना की सूचना मिलती है। इस समय अगर देखा जाए सामंती वातावरण में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस सामंती वातावरण में लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति ठीक नहीं था। हर्षवर्धन के समय में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था इसको भी 2 बार लूट लिया गया। और दूसरी बार तो इसका हत्या का भी प्रयास हो रहा था, लेकिन किसी तरह से ये बच गया ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था उसको 2 बार लूटने का प्रयास किया गया और इसको हत्या भी करने का प्रयास किया गया,
लेकिन किसी तरह से अपना जान बचाने में सफल रहा। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब ह्वेनसांग भारत से रिटर्न वापस अपनी चीन जा रहा था तो इसके लिए एक मार्ग रक्षक का नियुक्ति किया गया था। और मार्ग का रक्षा करने वाला कौन था? उदीता। इसको याद रखिएगा। जब ह्वेनसांग भारत से वापस चीन अपने देश जा रहा था तो चूंकि इसको 2 बार लूट लिया गया था और इसकी हत्या का ही प्रयास हुआ था, तो उदीता नामक व्यक्ति को मार्ग रक्षक नियुक्त किया गया जो इसकी मार्ग में रक्षा करता है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ह्वेनसांग काफी सूचना देता है हर्षवर्धन के बारे में। वो कहता है कि राजा जो है राजा हर्ष जो है काफी मेहनत करता था। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात बता रहे थे। तो लॉ एंड ऑर्डर इस समय कोई बहुत अच्छा नहीं था और डकैती इस समय होता था, क्योंकि ह्वेनसांग कहता है कि डकैती जो था दूसरा राजद्रोह था। डकैत का जो है ना दायां हाथ काट लिया जाता था। डकैत का क्या किया जाता था? दायां हाथ काट लिया जाता था। और इस समय जो अपराध सजा जो होता था वो थोड़ा सा, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव हर्ष पर था, इसलिए थोड़ा सजा जो था कम था, मतलब नरम था। मेरे ख्याल से मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, आजीवन कारावास दिया जाता था। किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जाता था। और राजा जो था प्रधान रूप से न्याय का प्रधान राजा ही होता था। राजा जो है न्याय का प्रधान होता था। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजा जो था अपना एक दिन को 3 भाग में बांटता था। राजा जो था जो प्रत्येक दिन मिलता था उसको 3 भाग में बांटता था। पहला जो भाग था वह जो था प्रशासन के रूप में काम करता था। प्रशासन का जो भी काम होता था वह पहला तिहाई में करता था। दूसरा में काम करता था वह धार्मिक कार्य देखता था। और तीसरा में क्या देखता था? अपना व्यक्तिगत कार्य। मतलब ह्वेनसांग ये सूचना देता है कि राजा अपने प्रतिदिन को 3 भाग में बांटता था। पहले भाग में प्रशासन का काम देखता था, दूसरे भाग में धार्मिक कार्य देखता था और तीसरे भाग में वह व्यक्तिगत कार्य देखता था। इस समय अगर कहा जाए तो भू राजस्व आय का बहुत बड़ा स्रोत था। इस समय इंपॉर्टेंट, क्योंकि सामंती काल था, व्यापार वाणिज्य का पतन हो गया था, सिक्के अब नहीं मिल रहे थे, सिक्के अब लगभग नहीं के बराबर मिल रहे थे, तो भू राजस्व इंपॉर्टेंट था। और भू राजस्व जो था उपज का 1/6 था। इस समय पुष्पाल होते थे जो राजकीय भू अभिलेखों को सुरक्षित रखते थे। राजकीय भू अभिलेख को सुरक्षित रखते थे। और एक भौगिक नामक कर होते थे, भौगिक नामक अधिकारी होते थे जो भू कर वसूलते थे, है ना। जो राजस्व आता था उसको 4 भाग में बांटा गया था। राजस्व को 4 भाग में बांटा जाता था। पहला भाग राजा अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए रखता था, 1/4 हिस्सा। फिर दूसरा 1/4 हिस्सा आप कह सकते हैं कि राजा विद्वान पर खर्च करता था। राजा किस पर खर्च करता था? विद्वान पर खर्च करता था। फिर 1/4 हिस्सा प्रशासन पर खर्च करता था। और फिर 1/4 हिस्सा किस पर खर्च करता था? तो धार्मिक प्रयोजन पर खर्च करता था। तो राजा अपने कुल राजस्व का इस प्रकार से खर्च करता था। 1/4 अपने लिए, विद्वान पर 1/4, प्रशासन के लिए 1/4, धार्मिक कार्य के लिए 1/4। तो ये हर्षवर्धन के समय में प्रशासन के बारे में ये सब सारा सूचना है। क्योंकि सिक्के इस साल काल के नहीं मिले हैं, काफी कम है, क्योंकि अधिकारियों को वेतन अब भूमि के रूप में ही मिलने लगा। दूसरा चीज है, इस समय नौसेना का भी प्रमाण मिला है। नौसेना, क्योंकि हर्षवर्धन का 2 ताम्रपत्र अभिलेख है, बांसखेड़ा और मधुबन। ये दोनों जो है से हमें हर्षवर्धन के समय नौसेना के बारे में जानकारी मिलता है। देखिए, ये सब तो हो गया हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में सूचना। लेकिन कल हम राजनीतिक विस्तार की चर्चा कर रहे थे और राजनीतिक विस्तार में मैंने 2 इंपॉर्टेंट घटनाओं का वर्णन किया था कि हर्षवर्धन का 2 विरोधी बहुत प्रमुख था। कौन कौन विरोधी था? तो एक गौड़ का शासक शशांक था,
गौड़ का अर्थ हुआ बंगाल। गौड़ का शासक कौन हो गया? शशांक। शशांक जो था इस शैव धर्म को मानता था। शशांक किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। तो शशांक जो शैव धर्म को मानता था, इसने क्या किया था कि गया में जो बोधि वृक्ष है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको काट के गंगा नदी में फेंकवा दिया था, क्योंकि वो शैव धर्म को मानता था। तो गौड़ का जो शासक शशांक था, ये सब मैं बात पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं रिपीट कर देता हूं इसको। उस समय का सबसे, अगर कहा जाए हर्षवर्धन के समय का सबसे शक्तिशाली शासक कोई अगर था तो वो था शशांक ही था। और शशांक के डर से हर्षवर्धन का जो बहनोई था ग्रहवर्मा, उसने अपना, आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन से या वर्धन वंश से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। क्योंकि ग्रहवर्मा जो था वो मौखरी वंश का था, मौखरी वंश का था। तो शशांक गौड़ के डर से मौखरी वंश के शासकों ने गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध या अपना रणनीतिक संबंध बना के रखते थे। तो शशांक उस समय का सबसे पावरफुल राजा था। लेकिन बाद में 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हो जाती है और फिर जाके हर्षवर्धन का प्रभाव आप कह सकते हैं कि बंगाल के क्षेत्रों पर होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन हर्षवर्धन का जो सबसे प्रमुख शत्रु था वह था नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी पर लड़ाई हुई थी, उसका नाम था चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। कल भी मैंने चर्चा किया था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के किनारे लड़ाई हुआ था और इसमें जो है हर्षवर्धन का हार गया था। परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि यह युद्ध कब हुआ था। ठीक, तो पहले अल्तेकर महोदय एक इतिहासकार थे। कौन थे? अल्तेकर महोदय। उन्होंने कहा कि 630 ईस्वी में वल्लभी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? वल्लभी का युद्ध हुआ था। और इसमें हर्षवर्धन विजयी हुआ, हर्षवर्धन विजयी हुआ। और फिर जो है जब इस युद्ध में विजयी हुआ तो फिर जो है हर्षवर्धन ने पुलकेशिन को हराने का निश्चय लिया। और यह जो है 634 ईडी में अल्तेकर महोदय के अनुसार जो है नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। ये अल्तेकर महोदय का है। इसके संबंध में अल्तेकर महोदय जो ने प्रमाण दिया है, प्रूफ दिया है, वह एक ऐसा है कि लोहना एक ताम्रपत्र मिला है। लोहना एक ताम्रपत्र है, ये 630 एडी का है। कब का है? 630 एडी का है। और इस ताम्रपत्र में ये किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। लोहना का जो ताम्रपत्र है वो पुलकेशिन द्वितीय का है। और इससे हमें यह सूचना मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शत्रुओं का लिस्ट जारी किया है, जिस पर वो विजय प्राप्त किया है। उसमें हर्षवर्धन का नाम नहीं है, उसमें हर्षवर्धन का नाम नहीं है। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है जो 634 एडी का है, उसके अनुसार उसमें हर्षवर्धन का नाम है। तो अल्तेकर महोदय ने कहा कि 630 एडी का जो लोहना ताम्रपत्र है जो पुलकेशिन द्वितीय का, उसमें हर्षवर्धन का नाम नहीं है दुश्मन की श्रेणी में। लेकिन एहोल अभिलेख में यह हर्षवर्धन का वर्णन है। इस आधार पर यह मानते हैं अल्तेकर महोदय की 634 एडी में हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। लेकिन ये अल्तेकर महोदय का मानना है। लेकिन एक इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया है, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया है, उसके अनुसार सूचना मिलता है कि 620 एडी में हर्षवर्धन पराजित हुआ पुलकेशिन द्वितीय से। ये इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया से प्रमाणित मिलता है। लेकिन 2016 में एक रिसर्च आया, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, संस्था क्या है? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसको एक ताम्रपत्र मिला और उस ताम्रपत्र के आधार पर यह निश्चित किया गया कि हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन द्वितीय से 618 एडी में पराजित हुआ। 618 एडी में पराजित हुआ। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए
कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया, तो उसका आंसर होगा 618 एडी। अब यही मान्य है, ठीक। बाकी आपको कॉन्सेप्ट पता चली गया होगा कि अल्तेकर महोदय के अनुसार 634 एडी, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 620 एडी, लेकिन जो 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 618 एडी जो है पुलकेशिन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। देखिए, हर्षवर्धन का काल चूंकि शहरों का पतन का काल था, तो उसका जो राजधानी, जो वर्धन वंश की जो राजधानी थी स्थानेश्वर या थानेश्वर जिसको कहते हैं, वो हरियाणा के अंबाला जिला में है। अंबाला जिला में है। तो वहां पर स्थानेश्वर में हर्ष का टीला है, इसका खुदाई किया गया। तो यहाँ पर कोई ईंट का इमारत मिला, मतलब कोई महल टाइप का नहीं मिला, कोई महल नहीं मिल रहा है, बस ईंट का इमारत मिल रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये सब जो काल है एक तरह से सामंती वातावरण अब धीमे धीमे फल रहा था, शहर जो है पतन की ओर बढ़ रहा था और सारा जो है ग्रामीण सामंती वातावरण हावी हो रहा था। यही है हर्षवर्धन का प्रशासन। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। फिर हम लोग कल हर्षवर्धन के एक नए प्रमुख आयाम के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।